सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। तो आज हम लोग यहाँ पे ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन इंडिया के ऊपर यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे ब्रिटिश पॉलिसीज़ रहेंगी और उसका कैसा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में पड़ा था उस टाइम पे, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके ऊपर बहुत सारे यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, थोड़ा सा अपना पेन का जो साइज़ है वो थोड़ा कम कर लिया जाए। ओके, ठीक है। हु इज़ द, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ नोन एज अ चैम्पियन ऑफ इरीगेशन सिस्टम इन साउथ इंडिया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसका आंसर जो है वो यहाँ पे ए है, सर ऑथर थॉमस कॉटन। ओके, तो देखो ये जो भाई साहब है यहाँ पे, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। इसके अलावा इसका जो रैंक था वो यहाँ पे जनरल का था। ओके, जनरल रैंक का था एंड ही वॉज अ इरीगेशन इंजीनियर। यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा इरीगेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इरीगेशन इंजीनियर। ओके, इरीगेशन इंजीनियर थे यहाँ पे, ब्रिटिश जनरल भी थे। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे कैनाल्स को यहाँ पे बनाया था। कैनाल मतलब नहर, नहर हिंदी में लिख दें। ओके, नहरों को यहाँ पे उन्होंने बनवाया था और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पे, या फिर कह सकते हो कि साउथ में उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे उन्होंने एफर्ट्स किए सो दैट कि जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप है साउथ इंडिया के अंदर वो अच्छा हो सके, उन तक जो पानी है वो यहाँ पे पहुँचाया जा सके। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब भाई ये और इम्पॉर्टेंट क्यों बन जाते हैं, इसके ऊपर भी बात हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक सर ऑथर कॉटन, सर थॉमस ऑथर कॉटन, मतलब इतना, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, आगे पीछे कर दिया। सर ऑथर थॉमस कॉटन के नाम पे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक यहाँ पे म्यूज़ियम है। ओके, म्यूज़ियम है यहाँ पे, राजा महेंद्र वर्मन एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे इनके नाम का यहाँ पे एक म्यूज़ियम यहाँ पे बनाया गया। ओके, इसके अलावा जो हमारी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने यहाँ पे 1982 में भी इनको यहाँ पे ऑनर किया था, यानी कि सम्मान इनको दिया था बिकॉज ऑफ गोदावरी रिवर्स के ऊपर इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लेके आए थे। इसके अलावा भी यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे काम किया। ओके, मतलब नेक्स्ट टू, मतलब बहुत बढ़िया यहाँ पे काम किया इन द फील्ड ऑफ इरीगेशन, और इरीगेशन सिस्टम को यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सुधार किया था साउथ इंडिया के अंदर। ओके, मेन मोटिव यही था कि भाई कॉटन को उगाना है। कॉटन कहाँ पे होता है, कॉटन महाराष्ट्र के एरिया वगैरह में होता है। कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए तो उसके लिए वाटर वगैरह चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए, एंड तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे काम किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। The tendency for increased irrigation was visible after the introduction of land settlement system of Lord Cornwallis in 1793. The reason for this normally traced to which of the following provision? Okay, तो देखो यहाँ पे क्या था ना कि भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पे कई सारे अपने यहाँ पे रिफॉर्म्स यहाँ पे किए थे। ओके, तो उस रिफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जो है वो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं उसको परमानेंट सेटलमेंट एक्ट यहाँ पे लेके आया गया था 1793 में। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसके तहत यहाँ पे कई सारी चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। सबसे पहले यहाँ पे कोर्ट को यहाँ पे बोला गया कि भाई आप यहाँ पे कोई भी अपना चार्ज, या फिर कोई भी यहाँ पे चार्ज लिख देते, या फिर कोई भी अपना आप यहाँ पे फ़ी नहीं लोगे। इससे पहले क्या होता था भाई, 1793 से पहले क्या होता था, अगर आपको कोर्ट में अपील करना है तो आपको कोर्ट को एक पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे देना पड़ता था आपके केस को यहाँ पे सुनने के लिए। लेकिन इस फ़ी को और इस चार्ज को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, जिसके कारण अब कोई भी इंसान, किसी को भी अगर किसी से प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो वो उठा करके सीधा कोर्ट में जा सकता है। ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि भाई जितने भी यहाँ पे लॉयर्स हैं वो अपना यहाँ पे फ़ी प्रिस्क्राइब्ड करके यहाँ पे रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आप सीधा 1 करोड़ लोगे, अगर आप जैसे हो उस हिसाब से अपना पैसा यहाँ पे ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे रखा गया। इसके कारण क्या हुआ ना कि भाई जितने भी, मतलब अब सीधा था कि भाई अब कोई भी इंसान यहाँ पर आ सकता है अपने प्रॉब्लम को लेकर के, यहाँ पे कोई भी विक्टिम है या फिर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक पर्सन है तो उसको यहाँ पे सू कर सकता है कोई भी। ओके, तो ये एक यहाँ पे चीज़ें थी। इसके अलावा यहाँ पे ज़मींदारी में भी यहाँ पे कई सारे यहाँ पे सिस्टम्स यहाँ पे लेके आया गया। ओके, यहाँ पे 10/11 का यहाँ पे रेशो रखा गया कि भाई अगर आप, मतलब इतना आपको देना है किसको, कंपनी को,
जो भी यहाँ पे रखे, मतलब जो भी यहाँ पे ज़मींदार होगा उसको अपना जो टैक्स रेवेन्यू, जो यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन होगा उसका इतना हिस्सा यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, और एक हिस्सा यहाँ पे ज़मींदार रखेंगे, बाकी कहाँ जाएगा, कंपनी के पास यहाँ पे जाएगा। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे रखी गई। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि भाई आपको सनसेट, जैसे ही सूरज डूबेगा वैसे ही आपको पूरा हिसाब किताब करके यहाँ पे रखना है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, सेटलमेंट एक्ट 1719 लिख रहा हूँ मैं, 1793। ओके, इसके बारे में आपको और अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैंने बहुत ही ऊपर से बता दिया बिकॉज मैं आपको यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा, जस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो उसका बैकग्राउंड हल्का सा आपको पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या है, मेकिंग जमींदार पोजीशन स्ट्रॉन्गर, नहीं, इससे स्ट्रॉन्गर नहीं किया गया, इसको यहाँ पे दबाव में रखा गया, नहीं ये गलत है। मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ओवरलोड ऑफ जमींदार, ऐसा कुछ नहीं था, उल्टा जमींदारों को यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होने लगा भाई, उनको सनसेट होते ही इनको हर चीज़ का यहाँ पे नियम, मतलब सब कुछ, मतलब हिसाब किताब देना था। ओके, मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर इफिशिएंट नहीं बनाया गया, बल्कि यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर काफ़ी यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना ओवरलोड यहाँ पे कर दिया गया, बिकॉज अब यहाँ पे कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पे इसको एफिशिएंट नहीं बनाया गया। करप्शन वगैरह था उस टाइम पे भी, इसमें भी था, लेकिन ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो इसका यहाँ पे हम लोग आंसर देखते हैं, तो इसका ए है क्रिएशन ऑफ अ क्लास ऑफ लैंड होल्डर्स, तो ये यहाँ पे सही है। यहाँ पे जो लैंड होल्डर्स यानी कि जो ज़मींदार था उनका यहाँ पे एक अपना एक यहाँ पे क्लब बन गया था। ओके, या फिर इसका कह सकते हो कि यहाँ पे अपर ग्रुप यहाँ पे बन गया था। ओके, इसके बाद देखते हैं अगला, इट सडनली गेव बूस्ट टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ओके, यहाँ पे जो लोग थे जो एग्रीकल्चर में थे उनको और ज़बरदस्ती यहाँ पे काम करवाया जाता था, उनसे टैक्स वगैरह ज़बरदस्ती ले लिया जाता था, और टैक्स में कभी भी कटौती नहीं करके बल्कि उसमें और इंक्रीजमेंट यहाँ पे देखने को मिलता था। ओके, इसके अलावा कल्टिवेटर्स गॉट सिक्योरिटी राइट्स, बिल्कुल ये यहाँ पे सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट डिप्राइव्ड द ट्रेडिशनल लैंडेड क्लास ऑफ इट्स कंट्रोल ओवर लैंड, ये भी चीज़ें यहाँ पे सही है। देखो अब यहाँ पे ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। इसमें यहाँ पे अपना परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे आया, ऊपर मैंने आपको बताया उसमें क्या क्या था, महालवारी सेटलमेंट यहाँ पे आया, और एक यहाँ पे अपना रैयतवारी सेटलमेंट यहाँ पे आया। अगर आपको ये क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझना है ना, तो आपको ये तीन चीज़ें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप पहले से पढ़े हुए तो बहुत बढ़िया बात है। ओके, तो यहाँ पे ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू में ये तीन चीज़ें आती हैं, ये तीन चीज़ों को आप प्लीज़ यहाँ पे पढ़ लो अच्छे तरीके से। और जब ये तीनों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया तो यहाँ पे जो रेवेन्यू था वो यहाँ पे ईजिली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता था, और ये ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी यहाँ पे अच्छा यहाँ पे साबित हुआ था। ओके, बहुत ही बढ़िया तरीके से लाया था, और इसको इम्प्लीमेंट भी दबा के यहाँ पे किया जाता था। ओके, तो इसमें वॉज नॉट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, तो यहाँ पे बी है, इनका मतलब एकदम से बूस्ट नहीं हुआ था, टाइम लगा था चीज़ों को, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके कह सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज given below the two statement, one is labeled as assertion and other as reason. Okay, तो देखते हैं assertion, a British government introduced different land revenue system in different parts of India, बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको ऊपर बताया, ज़मींदारी सिस्टम जिसको हम लोग यहाँ पे परमानेंट सिस्टम सेटलमेंट भी ज़मींदारी सिस्टम को हम लोग यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं, और एक महालवारी सिस्टम आ गया, और एक अपना यहाँ पे रैयतवाड़ी सिस्टम यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये चीज़ें इसके यहाँ पे थी। अगर देखा जाए यहाँ पे अपना जो अपना ज़मींदारी सिस्टम था वो मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में इसको यहाँ पे लागू किया गया था। ओके, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो रैयतवाड़ी सिस्टम जो था, ये अपना रैयतवाड़ी सिस्टम, इसको हम लोगों ने यहाँ पे मद्रास के रीजन में, या फिर कह सकते हो कि साउथ इंडिया के रीजन में इसको यहाँ पे लागू किया गया था। ओके, महालवाड़ी सिस्टम को स्पेशली यहाँ पे लेके आया गया था वेस्ट बंगाल में, और जो वेस्ट बंगाल जो यहाँ पे बंगाल था उसका वेस्ट वाला जो पार्ट है ना, उसके लिए यहाँ पे लेके आया गया था, मतलब जो आज जो हमारे पास बंगाल है उसके लिए स्पेशली यहाँ पे महालवाड़ी सिस्टम को यहाँ पे लेके आया गया था। तीनों का अपना अपना अलग अलग यहाँ पे काम था। ओके, जो अपना ज़मींदारी सिस्टम है ये वाला, इसमें जो अपने ज़मींदार थे उनसे 10/11
10/11 का यहाँ पे रेशो रहता था, जिसमें से एक हिस्सा ज़मींदार रखता था और बाकी का जो था वो कंपनी रखती थी। मैंने ऑलरेडी आपको बताया। महालवाड़ी सिस्टम का भी सेम था, लेकिन महालवाड़ी सिस्टम में क्या था कि एक विलेज का एक हेड होता था। ओके, विलेज का यहाँ पे एक हेड होता था और वो पूरे फार्मर से यहाँ पे जो टैक्स है, रेवेन्यू है, वो यहाँ पे कलेक्ट करता था, लेकिन वो जो विलेज का हेड है वो यहाँ पे ज़मींदार नहीं होता था। ओके, ये जो अपना रैयतवाड़ी सिस्टम है, यहाँ पे क्या होता था कि भाई जो फार्मर्स थे वो डायरेक्ट यहाँ पे कंपनी को पैसा पेड करते थे। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। आई होप कि आप लोगों ने ये पढ़ा है। जस्ट रिकैप यहाँ पे मैंने ये कर दिया, क्योंकि बिकॉज ये क्वेश्चन करने के लिए ना आपको पीछे का बैकग्राउंड जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो रीजनिंग देखते हैं, तो ये सही है। ओके, इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ डिफरेंट क्लासेज इन इंडियन प्रेजेंट, बिल्कुल ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ज़मींदार थे, फार्मर्स थे, और भी यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे जो क्लासेस थे वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे और ऑटोमेटिक बन गए थे। ओके, देखो इसका अब आंसर ना थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्यूटेड है। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे कहीं कहीं पे मतलब अलग अलग बुक्स में यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ए दिया हुआ है, और कुछ क्वेश्चंस का और कुछ जगहों पे इसका आंसर जो है वो यहाँ पे बी दिया हुआ है। मतलब देखो जो दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिए हुए, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, दोनों यहाँ पे कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं वो यहाँ पे देखा जाएगा। ओके, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू सिस्टम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, साथ ही में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पीजेंट्री की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो ये दोनों जो क्वेश्चन जो दोनों स्टेटमेंट है वो एक दूसरे को यहाँ पे लिंक अप करता है। तो इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से ए हो जाएगा, लेकिन कई सारे अलग अलग जगहों पे इसको बी भी बोला जाता है, बिकॉज उनका एक अपना एक्सप्लेनेशन रहता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मी वो यहाँ पे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following introduced the permanent settlement of Bengal in 1793? ऑलरेडी मैंने यहाँ आप लोग को बता दिया कि इसका आंसर क्या है, ए लॉर्ड कार्नवालिस, जिसको यहाँ पे हम लोग परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था। ओके, बंगाल के क्षेत्र में कह दो या फिर इंडिया के क्षेत्र में कह दो, बंगाल, बिकॉज बंगाल यहाँ पे लिखा हुआ बिकॉज उस टाइम पे बंगाल से ही पूरा इंडिया को रूल किया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर डिड परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑफ 6 इज इट्स डी, विच इज बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे जब बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का जब यहाँ पे वॉर हुआ, कब हुआ था? 1764 में यहाँ पे जब बैटल ऑफ बक्सर, BUXAR, बक्सर यहाँ पे हुआ था। तो उस टाइम पे जो अपने शाह आलम सेकेंड थे, उन्होंने बंगाल, उड़ीसा और बिहार की जो यहाँ पे दीवानी राइट्स यानी कि जो रेवेन्यू राइट्स है वो यहाँ पे उन्होंने दे दिया था। तो उसके बाद सिर्फ ये यहीं तक सीमित थे, लेकिन आफ्टर दैट यहाँ पे और भी अलग अलग ब्रिटिशर्स के स्कीम्स या फिर अलग अलग कह सकते हो कि यहाँ पे पॉलिसीज़ यहाँ पे आए, जिसके कारण ऑल ओवर इंडिया पे वो धीरे धीरे करके कब्जा करने लगे। ओके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। लखनऊ नहीं है, पंजाब नहीं है, कर्नाटका नहीं, हाँ डी होगा इसका आंसर। ओके, एलिमिनेशन करना मतलब सीख जाओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, परमानेंट सेटलमेंट वाज अ फीचर ऑफ, सो राइट आंसर ऑफ 7th इज इट्स ए जमींदारी सिस्टम। ऑलरेडी मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में बताया कि भाई जमींदारी सिस्टम को हम लोग यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं। फिर अपना महालवाड़ी सिस्टम आ गया, रैयतवाड़ी सिस्टम, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, तो जमींदारी सिस्टम को हम लोग यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट का एक फीचर कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1973 द जमींदार वर अलाउड टू इशू पट्टास टू द फार्मर which were not issued by many जमींदार, the reason was, देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। द जमींदार वर ट्रस्टेड बाय द फार्मर्स, ऐसा कुछ नहीं था भाई, दुश्मन थे दोनों, एक एक खून चूसता था और एक खून पिलाता था। ओके, तो ये तरीके था। ओके, देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार, ये सही है। ज़मींदार ने कितना पैसा लिया, कितना रेवेन्यू लिया, ये अच्छे तरीके से कहीं पर भी मेंशन नहीं था, क्योंकि कभी कभी ज़मींदार बोलता था कि भाई उसकी ज़मीन बंजर हो चुकी है, वहाँ से कुछ नहीं आया, और इसने बस बोल दिया और सामने वाले ने मान लिया, ये चलता था। ओके, इट वॉज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं था। द फार्मर वर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग पट्टास, जिस दिन ये अगर ऐसा हो जाता ना तो उस दिन फार्मर्स ख़त्म थे। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, देयर इज़ नो ऑफिशियल चेक अपॉन जमींदार। ओके, व्हाट वाज द consequences of permanent settlement in rural society in Bengal? So right answer of 9th is, देखते हैं, the zamindar invested capital and enterprises to improve agriculture along with British yeoman farmer, ऐसा कुछ नहीं है। वेट अ सेकेंड, इसको बढ़िया अच्छा और बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, ओके, a group of rich peasant known as jotedar succeeded in consolidating their positions in village. The riots prospered as a result of fixed revenue levied imposed on them.
द सिस्टम ऑफ कॉलेक्ट्रेट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी फॉर एक्सरसाइजिंग सुपरवाइजर कंट्रोल ऑफ जमींदार। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो यहाँ पे बी हो जाएगा। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे कई सारे अलग अलग यहाँ पे रिच पीजेंट्स जो थे वो यहाँ पे उभर कर आए, जिनके पास पैसों की कोई भी यहाँ पे कमी नहीं थी। यहाँ पे इन्होंने कई सारे अलग अलग यहाँ पे पोजीशंस भी यहाँ पे हासिल किए। कभी कभी ये ज़मींदार को ही यहाँ पे ख़रीद लिया करते थे और उसके कारण मतलब जो इनका ब्लैक मनी कह लो या फिर जो इनका इनकम है वो यहाँ पे काफ़ी हाई रेट हो जाता था। ओके, इसके अलावा क्या होता था कि भाई जब इनके पास अच्छा खासा पैसा है तो यहाँ पे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी यहाँ पे करते थे अलग अलग चीज़ों में। ओके, इसके अलावा जो यहाँ पे पीजेंट्स थे, अपने पीजेंट्स जो थे या फिर कह लो जो यहाँ पे अपने बेचारे फार्मर्स थे, उनके ऊपर काफ़ी यहाँ पे एडवांस्ड लोन यहाँ पे ये अप्लाई कर देते थे। उसके कारण कई सारे जो फार्मर्स थे भाई उस टाइम पे भी कई लाखों लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी लोन्स एंड ऑल दीज शिट पॉलिसीज। ओके, इसके अलावा ये भी था, कभी कभी ऐसा भी होता था कि भाई जो ये अपने पीजेंट्स या फिर जितने भी ज़मींदार थे वो टाइमली यहाँ पे अपना रेवेन्यू पे करते थे, इसलिए उनको यहाँ पे और भी कई सारे मतलब अलग अलग बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलते थे। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 इज आर करेक्ट। ओके, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या सही चीज़ें सही हैं। एक मिनट, छोटा बड़ा करना पड़ता है यार बीच बीच में। हाँ, अब ठीक है। तो राइट आंसर ऑफ 10th इज, अभी देखेंगे क्या क्या सही है क्या क्या गलत है। ओके, द परमानेंट सेटलमेंट वेस्टेड लैंड ओनरशिप राइट टू द पीजेंट, नहीं ऐसा नहीं था, परमानेंट सेटलमेंट में नहीं था, ये दूसरे वाले में था, ये अपने रैयत वाले में था, जहाँ पे जो फार्मर्स थे वो डायरेक्ट अपना जो रेवेन्यू है जो अपना टैक्स है वो डायरेक्ट यहाँ पे कंपनी को पे करते थे। ओके, तो यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट की जगह ये ठीक है, यहाँ पे अपना रैयतवारी सिस्टम यहाँ पे डाल दो। ओके, द परमानेंट सेटलमेंट वेस्टेड लैंड ओनरशिप टू द राइट ऑफ जमींदार। ओके, देखो एक चीज़ इसमें ये भी है कि यहाँ पे फिक्स लैंड टैक्स यहाँ पे कर दिया था कि भाई आपको यहाँ पे बाबू 10/11 देना ही देना है, इसके नीचे अगर आपने कुछ भी किया तो फिर आपको ज़मींदार के पोस्ट से हटा दिया जाएगा। ओके, अगला देख लेते हैं। द जमींदार हैड टू पे अ फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट बाय अ पर्टिकुलर डेट, बिल्कुल ये यहाँ पे 110% सही है। द जमींदार बेनिफिटेड ह्यूजली फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट वाइल द पीजेंट सफ़र, ना ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे ज़मींदारों को भी यहाँ पे कभी कभी काफ़ी ह्यूज लॉस लग जाता था, बिकॉज किसी जगह पे बाढ़ आ गया, किसी जगह पे सूखा पड़ गया, तो उसके कारण जो ज़मींदार थे उनको अपने जेब से भी पैसा कभी कभी देना पड़ा है यहाँ पे, और उस चक्कर में यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे हमेशा से ही होते आया है, आज भी ये चीज़ हो रहा है। ओके, लेकिन उस टाइम पे कुछ ज़्यादा होता था, लेकिन यहाँ पे ज़मींदार को हमेशा यहाँ पे बेनिफिट और ह्यूजली बेनिफिट कभी नहीं हुआ। ओके, ये चीज़ों को याद रखिएगा, ये चीज़ें काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? 1 2 एंड 3 कहाँ है? ओके, बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके ये भी थोड़ा सा छोटा करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का। Consider the following statement above the permanent settlement introduced by the East India Company government in 1793। ओके, तो इसका आंसर देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। अंडर द सेटलमेंट ऑफ द जमींदार वर ग्रांटेड टू हेरिडिटी राइट ओवर द लैंड, बिल्कुल ये सही है यहाँ पे। ऑन द कंडीशन दैट दे हैव टू पे फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट, बिल्कुल ये सही है, यहाँ पे टिक कर देते हैं। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन बंगाल एंड बिहार, साथ ही में यहाँ पे इसको आप लोग उड़ीसा भी कर लो। ओके, मतलब बाद में किया गया था, नीचे दिया हुआ है, मिटा देते हैं। इट वॉज लेटर एक्सटेंडेड टू ओडिशा एंड द नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास, मद्रास के साथ साथ यहाँ पे और जैसे देख लो यहाँ पे अपना वाराणसी का डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसमें भी यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ओके, थॉमस मुनरो वॉज द आर्किटेक्चर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, ना थॉमस मुनरो महालवाड़ी के थे या फिर रैयतवाड़ी के थे, जहाँ तक मुझे याद है ही वॉज फॉर महालवाड़ी, चेक कर लेते हैं, रैयतवाड़ी सिस्टम। ओके, तो ये जो अपने यहाँ पे थॉमस मुनरो जो हैं वो रैयतवाड़ी सिस्टम के यहाँ पे बोला जाता है। परमानेंट सेटलमेंट को तो भाई मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया ये, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, यहाँ पे हैं। ओके, इसके अलावा जो रैयतवाड़ी सिस्टम पे थे उसमें अपना कैप्टन अलेक्जेंडर रीड READ अलेक्जेंडर रीड यहाँ पे, और साथ में थॉमस मुनरो थे अपने रैयतवाड़ी सिस्टम के। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे महालवाड़ी के भी यहाँ पे अलग अलग थे, लेकिन वो उतना अच्छा जानने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल थे। ओके, मेनली देखा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, छोटा मोटा चीज़ था तो बताने में मैं खुद हिचकिचाता हूँ कि बताऊँ कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ओके तो यहाँ पे अगेन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 यहाँ पे आ चुका है। ओके द परमानेंट सेटलमेंट वॉज रेयरली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल। ज़्यादा बड़ा हो गया, नीचे वाला भी कट गया। आफ्टर 1810 द एग्रीकल्चर प्राइस डिक्लाइन अफेक्टिंग द एडवर्सली द इनकम ऑफ बंगाल जमींदार। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू तो एक तो भाई फॉल्स ही है, द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू तो हो ही नहीं देगा। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू गलत है, स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स सही है, सीधा एलिमिनेशन। जब मैंने यहाँ पे ऊपर पहले ही बोल दिया कि भाई सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक नहीं है, इसको बिहार, उड़ीसा, मद्रास और वाराणसी तक यहाँ पे लेके गया है, तो यहाँ पे पहला ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे देखो शुरुआती में दिया हुआ है बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू ना, बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू ना, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू ना, तो सीधा यहाँ पे स्टेटमेंट डी है, यहाँ पे आराम से आ जाएगा। डी क्या बोलता है? स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, बिल्कुल यहाँ पे सही है। यहाँ पे 1810 के बाद यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्राइजेस में यहाँ पे काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला था, स्पेशली जो यहाँ पे ज़मींदार बंगाल के ज़मींदार थे वहाँ से। ओके यहाँ पे जो ये अपना स्टेटमेंट 2 है ना, ये भी यहाँ पे हल्का सा मुझे गलत लग रहा है। यही ये क्वेश्चन का जो ये नीचे तक दिया हुआ ना, यही हल्का मुझे गलत लग रहा है। देखो कि रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे जो ये अपना फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ा सा गलत है, बिकॉज यहाँ पे सबको पता है कि भाई इसको लागू ही यहाँ पे बंगाल और बिहार में किया गया था, उसके बाद फिर इसको उड़ीसा और फिर मद्रास प्रोविजन में इसको यहाँ पे किया गया। ओके देखो क्या है ना कि अलग अलग बुक्स में, और अगर आप टेक्स्ट बुक में जो टेक्स्ट बुक जो अपने एप्लीकेशन अगर आप उसको इसमें डालोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई चीज़ें इसमें अलग दी हुई है। ओके तो बिहार में फिर आगे इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया गया था। ओके तो ये चीज़ें हैं इसमें, तो ये क्वेश्चन तो गलत, ये पहला तो यहाँ पे गलत हो ही गया। यहाँ पे क्या किया आफ्टर 1810, देखो क्या था ना कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल प्राइजेस थे वो यहाँ पे डिक्लाइन नहीं कर रहे थे, बल्कि यहाँ पे और उठ रहे थे। रीज़न इज़ दैट कि वहाँ पे जो हार्वेस्ट का जो यहाँ पे वैल्यू था वो यहाँ पे बढ़ रहा था। ओके इसके अलावा जो यहाँ पे बंगाल के ज़मींदार थे उनके इनकम में भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ोतरी हमें यहाँ पे देखने को मिला था। ओके रीज़न इज, और इसके अलावा मतलब देखो बंगाल जो है एक ऐसा जगह है जहाँ पे अलग, जैसे जहाँ वहाँ पे गंगा का, ब्रह्मपुत्रा का, तिस्ता नदी, इन सब का यहाँ पे दुआ बना हुआ रहता है, और यहाँ पे जो मतलब कभी भी यहाँ पे पानी का कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। ओके तो इसके कारण जो यहाँ पे फसल है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा एलोविल सॉइल था, तो अगर आप सोचोगे कि भाई थोड़ा सा हमें करना, लेकिन थोड़ा सा का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑटोमेटिक वो हो जाता था। ओके तो ये चीज़ें थी, लेकिन इससे फ़ायदा किसको नहीं हो रहा था? फ़ायदा इससे यहाँ पे अपने कंपनी को नहीं हो रहा था। रीज़न इज़ दैट कि उन्होंने तो यहाँ पे अपना फिक्स कर लिया है कि भाई हमें चाहिए 50 रुपये आपसे, तो 50 ही लेगा वो, 50 का 51 नहीं कर सकता। ओके तो ये चीज़ें यहाँ पे थी, इसलिए तभी तो इसके बाद मतलब परमानेंट सेटलमेंट के बाद यहाँ पे रैयतवाड़ी सेटलमेंट यहाँ पे लेके आया गया था, या फिर रैयतवाड़ी सिस्टम लेके आया गया था, जिसके तहत डायरेक्ट जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उन्हीं से यहाँ पे पैसा कलेक्ट करने लगे। ओके तो ये चीज़ें यहाँ पे थी। ओके देख लेना ये क्वेश्चन का क्या है, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ओके Next question is the system under which the peasant himself own the land and is responsible for the payment of land revenue to the government is known as, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। ओके कोई दिक्कत नहीं है। ओके इसके अलावा ज़मींदारी सिस्टम पता है आपको, महालवाड़ी सिस्टम पता है आपको, दहशाला सिस्टम जो है वो अपना यहाँ पे 1580 AD आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस जी AD में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था, या फिर इंट्रोड्यूस किया गया था किसके टाइम पे? अकबर के टाइम पे। और उनका जो अपना यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल जो थे उनके द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, पढ़ सकते हो आप इसके बारे में भी। ओके ठीक ठाक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रैयतवाड़ी एक्सपेरिमेंट इन लैंड रेवेन्यू वॉज स्टार्टेड बाय, राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स बी विच इज़ अलेक्जेंडर रीड। ऑलरेडी मैंने बताया आपको अलेक्जेंडर रीड और मुनरो दोनों ने यहाँ पे किया था। ओके नेक्स्ट रीड का स्पेलिंग इसमें गलत दिया हुआ, देखो पता नहीं क्या किया हुआ री। ओके हु वॉज एसोसिएटेड विथ रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास, तो राइट आंसर ऑफ 15th इज इट्स सी विच इज़ मुनरो, हेक्टर मुनरो। ओके रैयतवाड़ी सेटलमेंट वॉज प्रिविलेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्ड इन, सो राइट आंसर ऑफ 16th इज साउथ। ऑलरेडी मैंने बताया आपको साउथ इंडिया में बॉम्बे हो गया, नीचे मुंबई वगैरह, जो नीचे वाला एरिया था ना साउथ इंडिया का, उसमें पूरा ही था अच्छे तरीके से किया हुआ था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ
रैयतवाड़ी सिस्टम, देखो यहाँ पे एक अपना अलेक्जेंडर रीड है और थॉमस मुनरो, ओके, तो सेकंड एंड थर्ड सी हो जाएगा इसका आंसर एकदम आराम से। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, कितनी बार बताऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव रैयतवाड़ी सिस्टम सेटलमेंट इज आर करेक्ट। देखना पड़ेगा आगे क्या है। इट इज रिकॉग्नाइज द कल्टिवेटर एज अ ओनर ऑफ लैंड, ठीक है। इट वॉज टेम्पररी सेटलमेंट, देखते हैं आगे क्या इसका आंसर। फिर उसके बाद अपना ऊपर भी देखना पड़ेगा। इट वॉज इंट्रोड्यूस लेटर दैन द परमानेंट सेटलमेंट। इसमें पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव रैयतवाड़ी सिस्टम इज करेक्ट, ये भी सही है 1 एंड सेकेंड। इसके अलावा जो थर्ड है वो भी सही है। तो ए बी सी डी मतलब 1 2 3 सब सही होना चाहिए, 20 का राइट आंसर, ओके। मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि परमानेंट सेटलमेंट के बाद ही इसको यहाँ पे रैयतवाड़ी सिस्टम लेके आया गया था। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट में इनकम को, रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया था और साथ ही में ज़मींदार के पास था परमानेंट, लैंड का मालिक बना दिया गया था। लेकिन रैयतवाड़ी सिस्टम में यहाँ पे रैयत को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे बोला गया कि भाई आप फार्मर हो, आप ही से हम पैसा लेंगे, आना हमारे दफ्तर में और पैसा जमा करके निकल लेना, ओके। तो ये चीज़ सिस्टम से यहाँ पे लेके आया गया था, ओके। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीज़ें दी हुई है। बी इज़ द राइट आंसर। इन द रैयतवाड़ी area of British India, the money lender fixed and exploit the peasantry and suppressed their land because, right answer of 19th is, it's देख लेते हैं, the unserious rate of the interest charged by the money lenders made the peasant helpless, they got thumb impression of the debate है, ऐसा कुछ नहीं था। they obtained mortgage of the land against the loan advanced by them, all of the above। सी सही लग रहा है। देखो जो भी यहाँ पे पीजेंट्स थे भाई, अब उनको अपना घर चलाना है, आधा पैसा तो वो ब्रिटिशर्स को दे रहे थे। अच्छा ब्रिटिशर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, आधा पैसा यहाँ पे ब्रिटिश लोगों को दे देते थे, मोर देन आधा। इसके बाद ये कुछ यहाँ पे अपना लोन वगैरह लेते थे, ओके। किससे, यहाँ पर जो अपने मनी लैंडर्स हैं उनसे यहाँ पे ये हैवी इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पे ये लोन लिया करते थे और टाइम पे नहीं करने पर इनका जो इंटरेस्ट था वो यहाँ पे बढ़ते जाता था। अब ये लोग यहाँ पे पैसे ले रहे हैं मनी लैंडर से, तो इसके बदले में यहाँ पे ये कुछ तो रखेंगे, तो यहाँ पे ये अपनी ज़मीन रखते थे, लैंड यहाँ पे रख देते थे, ओके। और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये अपना मतलब जो इनका इंटरेस्ट साथ में जो यहाँ पे मनी था, जब वो यहाँ पे नहीं कर पाते थे तो वो उस लैंड को यहाँ पे मॉर्टेज कर लेते थे, ओके। मतलब कि कब्जा लेते थे, या फिर कह लो कि यहाँ पे एक तरीके से उन्हीं का हो जाया करता था, मॉर्टगेज, ओके। सी हो जाएगा, कब्जा कर लेते थे बिकॉज दे डोंट पे दी अमाउंट ऑफ मनी एंड साथ में जो उसका इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट 60% 70% इंटरेस्ट लगता था। अगर आपने 100 रुपये लिया है तो आफ्टर 1 मंथ आपको 160 रुपये देने पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी इंटरेस्ट रेट, ओके। तो ये ऐसा चलता था। विद द रेफरेंस ऑफ रैयतवाड़ी सेटलमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेंट वॉज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट टू द गवर्नमेंट गेव पट्टा टू द रायट्स, देखते हैं। द लैंड वर surveyed and assessed before tax date, okay। so right answer of 20 is C, which is all of the above, okay। गवर्नमेंट इनको पट्टा देती थी, ओके। पट्टा मतलब कह सकते हो कि एक बिल टाइप का देती थी कि आपने इतना पैसा दिया है, ओके। पट्टास को हम लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी यहाँ पे बोल सकते हैं, ओके। जो कि कौन देता था, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट देती थी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो पट्टा था वो यहाँ पे दिखाता था कि इसका सही और ओरिजिनल ओनर कौन है, यानी कि कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे ये ओनरशिप राइट यहाँ पे प्रोवाइड करता था, ओके। चीज़ें याद रखिएगा, आईएएस के पूछा गया 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ लैंड रेवेन्यू रिलेटेड टू महालवाड़ी सिस्टम। राइट आंसर 21 इज इट्स मैकेंजी, ओके। हॉलेट मैकेंजीज ये है। और मैंने आपको 1-2 नाम और बताया था, लेकिन मेन यहाँ पे इसी को रखा जाता है। कैप्टन रीड सबको पता है, कैप्टन थॉमस रो सबको पता है, ठीक है। रैयतवाड़ी सिस्टम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया वेयर महालवाड़ी सिस्टम वर प्रिवेलेंट। राइट आंसर ऑफ 22 इज इट्स डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव। रीजन इज दैट कि इसको यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सेंट्रल प्रोविजन और पंजाब के प्रोविजन में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे बंगाल का बताया था, लेकिन ये और भी अलग अलग जगहों पर यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महालवाड़ी सिस्टम इज नॉट करेक्ट। देखते हैं कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। अंडर द महालवाड़ी, अच्छा ऊपर और भी कुछ दिया हुआ है, नहीं, ठीक। कभी कभी होता है ना कैसे ओनली 1 1 2 3 ऐसे कर देता है क्वेश्चन, ये वाला इस टाइप का, तो पता नहीं चल पाता, ओके।
देख लेते हैं आगे। अंडर द महालवाड़ी सिस्टम दे वर नो मिडल मैन टू पे फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, ये सही है, यहाँ पे कोई भी मिडल मैन नहीं था, डायरेक्ट दे हैव टू पे। ओके, विलेज सिस्टम वाज बेस्ड ऑन अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ओनर। सही है, महालवाड़ी सिस्टम क्रिएटेड द लैंड होल्डिंग अंडर द कल्टिवेटिंग क्लास। दिस सिस्टम हैज़ द हाइएस्ट रेवेन्यू डिमांड अमंग द ऑल सिस्टम प्रिवेलेंट इन इंडिया। बिल्कुल ये गलत है, सी होगा इज द राइट आंसर। ओके, next question is which of the following statement about land tenure system is not correct। so right answer 24th is, देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। during the British rule in India 3 categories of land tenure via जमींदारी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी। अगर गलत है तो बताना, ठीक है। under जमींदारी system land was held by one person or at the most of the joint ownership who has responsible for the payment of land revenue। Under the Mahalwari system, the agriculture land belongs to the government, belongs to the peasants, belongs to the farmers। F होगा, Z नहीं, farmers। Okay। Under the Rayatwari system, the individual hold a permanent right over the land and directly responsible for the payment of land। It's C। C इसका right answer। Okay। बाकी मिटा देते हैं। Next question is match the, okay, आगे नीचे कोड्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। match the land revenue settlement with the area where they were introduced in the British India। permanent settlement कहाँ पे था, बंगाल बोडीसा। ए का यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि ए का 4, बी इज द राइट आंसर। ओके, देखो सिंपल करना है, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि माई के कैसे करना है इसको। मतलब कभी कभी होता है ना कि मम्मी कैसे करेंगे यार, इसको बहुत टेंशन में आ रहा है हम लोग। तो देखो सीधा निकाला कि भाई परमानेंट सेटलमेंट, मुझे नहीं पता कि रैयतवाड़ी क्या होता है, महालवाड़ी क्या होता है, सीधा मुझे नहीं पता। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो कितना ये मतलब कितना गजब क्वेश्चन किया हुआ है। 3 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, आपको सीधा करना है कि भाई परमानेंट सेटलमेंट मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसको किया गया था। ए का यहाँ पे 4 है बस, और ए का कोई है नहीं यहाँ पे, सीधा आंसर हो गया। ओके, टिक करना भूलिए मैं, और इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which match list 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below the list। ठीक है, देख लेते हैं। लैंड अलॉटेड टू बिग फ्यूडल लैंड लॉट, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या होगा इसका। लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर्स और रेंट कलेक्टर्स, ठीक है। बी का देखा जाएगा, B4 जमींदारी सिस्टम का तो यही तो है यार ये, ठीक है। लैंड अलॉटेड टू ईच पीजेंट विद राइट टू सबसेल मॉर्टरेज गिफ्ट और सेल, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये रैयतवाड़ी सिस्टम में इंक्लूडेड है। रेवेन्यू सिस्टम सेटलमेंट मेड एट विलेज लेवल महालवाड़ी। लैंड अलॉटेड टू बिग लैंड लॉर्ड जागीरदारी। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे सीधा हो गया है। इट्स ये नहीं था, 3 का बी इज राइट आंसर। ओके, अब देख लेते हैं, इसमें है ए का फर्स्ट, ये ज़मीन जागीरदारी सिस्टम अभी का नहीं है, काफ़ी पुराना ये। लैंड अलॉटेड टू द रेवेन्यू फार्मर्स और रेंट कलेक्टर्स, ये सीधा यहाँ पे इसका आ जाएगा। सी का यहाँ पे रैयतवाड़ी सिस्टम, और रेवेन्यू विलेज लेवल पे कौन सा था, महालवाड़ी सिस्टम। ओके, बहुत ही इजी है अगर आप पढ़े हुए हो और अगर आपको एलिमिनेशन करना अच्छे तरीके से आता है तो। ओके, ये पेज का कलर कैसे चेंज हो गया एक बार में ही, अगली बार से ध्यान रखूँगा मैं, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 कठिया सिस्टम रेफर्स टू, देख लेते हैं पहले। देखो, ओके, 3 कठिया में क्या होता था कि यहाँ पे आपको अपने एक पर्टिकुलर, जैसे आपके पास अगर 20 कट्ठा लैंड अगर यहाँ पे है तो इस पे एटलीस्ट आपको 3 कट्ठे पे आपको नील मतलब उस टाइम पे नीली शायद बोलते थे उसको। ओके, नील जो ब्लू कलर का होता है, सेम इसी कलर का होता है, ऐसा होता था, उसको हमें यहाँ पे बोर मतलब उसको प्रोड्यूस करना पड़ता था, उसको उगाना पड़ता था। ओके, उसके कारण क्या होता था ना कि जब भी अगर आप नील को यहाँ पे बोते थे तो एक लंबे टाइम के लिए, ऑलमोस्ट फॉर 2 to 3 ईयर्स के लिए आपकी ये ज़मीन जो थी जिस पे आपने 3 कट्ठा जो था वो
जो नील आपने बोया है वो बंजर हो जाती थी, किसी काम की नहीं बचती थी। ओके, इसके कारण जो फार्मर्स थे उनको काफ़ी यहाँ पे लॉस वगैरह होता था और 3 साल तक वो फिर कुछ कर नहीं पाते थे। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे थी। तो देख लेते हैं आगे क्या क्या है। इसको बिहार के चंपारण में यहाँ पे लॉन्च किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको यहाँ पे बंद करवाया गया था और ये काफ़ी यहाँ पे रूड टाइप का सिस्टम था। ओके, और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ पे आर्टिफिशियल नील यहाँ पे बना लिया था और उसके बाद जो फार्मर्स थे उनको सही दाम नहीं दिया करते थे, तो ये चीज़ें यहाँ पे थी। ओके, चंपारण टेनेंट हैज़ बाउंड टू प्लांट 3 आउट ऑफ एवरी प्लांट, ऐसा कुछ नहीं था। चंपारण टेनेंट वॉज बाउंड बाय लॉ टू प्लांट 3 आउट ऑफ एवरी 20 पार्ट ऑफ देयर लैंड। देखो मैंने यहाँ पे बोला ना 3 आउट ऑफ 20 पार्ट ऑफ देयर लैंड, यानी कि ये वाला आंसर सही हो सकता है। आगे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इसके अलावा भी और क्या पता अच्छा स्टेटमेंट दिया होगा। चंपारण टेनेंट वॉज बाउंड बाय लॉ टू प्लांट 3 आउट ऑफ एवरी कट्ठा, ऐसा नहीं था। कट्ठा मतलब एक, मतलब इसका मैं रेशो कैसे बताऊं, हर जगह का जो कट्ठा का जो रेशो होता है ना वो अलग अलग होता है। ओके, चंपारण टेनेंट वॉज बाउंडेड टू प्लांट 3 क्रॉप्स ऑन एवरी, नहीं ऐसा नहीं था, इट्स बी इज द बेस्ट आंसर। ओके, बी। तिनकठिया सिस्टम इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ क्रॉप कल्टिवेटेड एट विच ऑफ प्लेस, गोरखपुर, बेगूसराय, चंपारण। ओके, नील, इंडिगो बोलते थे इसको, हाँ मैं भूल गया, दिमाग से निकल गया था, नील सिर्फ याद था मुझे, इंडिगो इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दूबा हाली सिस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया, इट्स ए विच इज सूरत, पहला ही ऑप्शन सही है। दुबला हाली सिस्टम, जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाली सिस्टम भी यहाँ पे बोल सकते हैं, इसके अंदर क्या था, बाउंडेड लेबर। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, बाउंडेड लेबर। ओके, यहाँ पे क्या था कि जो यहाँ पे अपर कास्ट के जितने भी लोग थे ना, उनके पास ज़मीन की कोई कमी नहीं होती थी, मतलब काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक लैंड होता था और उसमें क्या थे ना कि जो बाउंडेड लेबर्स थे वो यहाँ आके अपना काम करते थे। ओके, और बदले में इनको कुछ फूड वगैरह मिलता था या फिर थोड़ा बहुत पैसा मिलता था। ओके, फ़ी कह सकते हो, बहुत थोड़ा सा मिलता था, मतलब जीने खाने के भर ही मिलता था और कहीं इन्वेस्टमेंट और कुछ करने की मतलब इनको नहीं मिलता था। ओके, इसलिए इनको यहाँ पे बाउंडेड लेबर यहाँ पे बोला गया था। ओके, और ये सिस्टम जो था वो यहाँ पे सूरत के एरिया में देखने को, या फिर कह सकते हो कि गुजरात के एरिया में यहाँ पे देखने को मिला था। ओके, साथ ही में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता था ना कि जो ये अपने बाउंडेड लेबर्स होते थे ये यहाँ पे हाई इंटरेस्ट लोन यहाँ पे ले लिया करते थे। ओके, हाई इंटरेस्ट लोन जो थे वो यहाँ पे ये ले लिया करते थे। ओके, अब भाई अभी इनको चुका नहीं पाते थे, इसलिए क्या होता था कि भाई ये इनके जो लैंड्स जो थे यहाँ पे अपर कास्ट के जो यहाँ पे ज़मीनें थी उनमें ये बहुत ही कम दाम पे, लाइक कह लो कि भाई 1 रुपया पर डे, इस दाम पे यहाँ पे ये काम करते थे, पूरे दिन काम किया करते थे, सो दैट कि जो इनका डेब है, जो इनका जो कर्ज है वो यहाँ पे उतर सके, ताकि यहाँ पे ये पे ऑफ कर सकें इस पर्टिकुलर चीज़ को। ओके, रिसेंटली 2014 की यहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि इंडिया में 2014 के टाइम पे, मतलब उस टाइम पे रिपोर्ट आया था, उसमें बताया गया था कि लाइक 1.17 करोड़ बॉन्डेड लेबर्स यहाँ पे अभी भी इंडिया में 2014 के टाइम पर भी यहाँ पे ये रहते हैं। ओके, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, साथ ही में अपना यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी यहाँ पे है, NHRC भी यहाँ पे है, जो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है कि कोई भी किसी का कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ओके, इसके अलावा देखो जो यहाँ पे बाउंडेड लेबर्स होते हैं उनके पास लैक ऑफ नॉलेज भी होता है कि भाई हम अपने नॉलेज को इस्तेमाल करें, अपने मतलब थोड़ा सा पता करें कि भाई हमारे लिए कोई नियम कानून है भी कि नहीं, तो ये चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर 3 कठिया सिस्टम द पीजेंट वर फोर्स टू कल्टिवेट 3 कट्ठा इंडिगो आउट ऑफ 20 कट्ठा ऑफ लैंड, बिल्कुल ये सही है। राजकुमार शुक्ल वॉज द प्रोमिनेंट पर्सन टू रेज वॉइस अगेंस्ट 3 कठिया सिस्टम, बिल्कुल ये भी यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे ये सही है। लेकिन ओके वेट अ सेकेंड, लेकिन यहाँ पे राजकुमार शुक्ल के साथ साथ यहाँ पे महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान रहा इस 3 कट्ठा सिस्टम को यहाँ पे अबॉलिश करने में। ओके, तो आप सबका नाम याद रखिए, लेकिन महात्मा गांधी जी का नाम हमेशा याद रखिए। ओके, राजकुमार शुक्ल जो थे वो शुरू से इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन वो उतने अच्छे तरीके से कर नहीं पा रहे थे जितने अच्छे तरीके से महात्मा गांधी जी ने कर लिया। जैसे ही आए महात्मा गांधी जी 1915 में इंडिया वापस आए, तो 1917 में और 1916 में यहाँ पे शायद ये किसी सेशन में गए हुए थे, कांग्रेस सेशन में गए हुए थे, मुझे याद नहीं कौन सा वो, और उसके बाद फिर वहीं पे राजकुमार शुक्ल को 1917 में यहाँ पे मतलब इसी सेशन में शायद मिले और फिर 17 में यहाँ पे ये
चंपारण चले गए और फिर वहीं से ही कह लो कि भाई अपना जो इंडिपेंडेंस ऑफ मूवमेंट है वो यहाँ पे शुरू हो गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन द बिलो। जमानिया ठीक है, 12 बतुलेदार, मीर साई एंड अदादे ठीक है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, इसका आंसर होगा 1 का 2 नॉर्थ जयमानी या नॉर्थ इंडिया में था। ठीक है, ये जो अपना यहाँ पे जजमानी है ये एक सिस्टम हुआ करता था। ओके जजमानी सिस्टम, इसके तहत क्या होता था कि भाई मतलब जो अपना जो इंटरेक्शन था, इंटरेक्शन बिटवीन लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट पीपल। ओके यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे मेनली प्रेफरेंस दिया करता था कि लाइक जो अपर कास्ट के लोग हैं और जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो यहाँ पे आके अपना काम करेंगे। ओके मेनली जो लोअर कास्ट के लोग थे वो अपर कास्ट के लोग में जाके यहाँ पे काम करते थे, और जो हायर कास्ट के लोग थे उनको यहाँ पे जजमान कहा जाता है। आज भी हम लोग बोलते हैं जजमान बैठिए चाय लेंगे कि पानी लेंगे वगैरह, इस टाइप का यहाँ पे अभी भी चलता था। ओके अभी भी चलता है। ये एक ही विलेज के अंदर ये जो अपना जजमानी सिस्टम था वो देखने को मिलता था। सोशल और इकोनॉमिक एग्रीमेंट देखने को मिलता था कि ये याद रखिएगा, सोशल एंड इकोनॉमिक एग्रीमेंट हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता था। ये एक ही विलेज के अंदर जो अलग अलग कास्ट थे उनके बीच में यहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ करता था सोशल एंड इकोनॉमिक्स के लिए। ओके अगला देख लेते हैं, पहले इसको मिटाएंगे, बहुत मैंने खिचड़ी यहाँ पे पका रखी है। गिव मी अ मिनट, यहाँ पे एक ट्रेन आ रहा है तो उसके कारण आवाज़ होगा। अब यहाँ पे 12 बलूतेदार सिस्टम जो था वो यहाँ पे बेसिकली सर्वेंट कम कास्ट सिस्टम था। ओके मतलब यहाँ पे सर्वेंट्स यहाँ पे रखा करते थे लोग, और बदले में मतलब जो वो काम करते थे उसके बदले में इनको यहाँ पे पर्टिकुलर वेजेस यानी कि पैसे मिलते थे, या फिर ग्रेन यहाँ पे शेयर किया जाता था। ओके ग्रेन्स मतलब दाने वगैरह जो फूड आइटम्स होते हैं वो यहाँ पे शेयर किया जाता था, इन मतलब जो सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करते थे। ओके तो जमानी तो नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है, और ये जो अपना बरार बलूतेदार है वो यहाँ पे महाराष्ट्र में ये सिस्टम देखने को मिला था। ओके अब मिरासी सिस्टम। ओके मिरासी सिस्टम क्या है ना कि ये एक तरीके का लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। ओके कह सकते हो कि लैंड, ओके ठीक से मैं बड़ा लिख देता हूँ, लैंड टैक्सेशन सिस्टम की तरह ये काम करता है। यहाँ पे जो विलेजेस होते थे इनको मतलब अलग अलग टाइप के शेप्स में यहाँ पे बांट करके यहाँ पे स्टेट टैक्स, कल्टीवेटर्स का शेयर, यहाँ पे अलग अलग शेयर्स यहाँ पे हुआ करते थे टैक्स का। ओके तो ये कहाँ पे हमें मेनली देखने को मिलता था, तो सी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे तमिलनाडु में यहाँ पे देखने को मिलता था। ओके इसके अलावा आप डी देखते हैं, अदादे सिस्टम जो है वो भी मतलब नॉर्मल था, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम था नहीं यहाँ पे। अदादे में यहाँ पे रिलीजियस सिस्टम था। ओके रिलीजियस, बस इतना ही समझो कि ये बस यहाँ पे रिलीजियस सिस्टम था, कोई इसमें और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिस्टम नहीं था। इसको मेनली यहाँ पे कर्नाटका के विलेजेस में यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता था। ओके तो ए का तो 9 सब में दिया हुआ है, बी का तो अपना 4 है, तो बी का 4 देख लेते हैं कहाँ पे, सी इज़ द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट टी गार्डनिंग इन इंडिया वॉज सेटअप्ड इन 1835 इन, राइट आंसर ऑफ 32 इज इट्स बी विच इज़ असम। असम में यहाँ पे देखने को मिला। असम के बाद यहाँ पे केरला, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं कोई जगह पे चाय उग जाता है, लेकिन असम इज़ वन ऑफ द फेमस। आज भी यहाँ पे अगर आप जाओगे तो असम में भरे हुए पेड़ आपको मिलेंगे, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, बहुत ही मतलब कमर से छोटे छोटे पेड़ होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट जो अपना कमर होता है उस साइज़ का यहाँ पे रहता है। ओके और केरला में भी कॉफ़ी वगैरह यहाँ पे होता है। ओके द फर्स्ट टी कंपनी इन असम वॉज स्टैब्लिश्ड इन विच of the following year, so right answer of 33 is again यार it's 1839 में इसको यहाँ पे सेटअप किया गया। तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आप लोगों को। What was the main reason behind the declining of indigo industry in 20th century? Because the production of synthetic ingo। सबसे पहले मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था। ओके 34 का यहाँ पे और ऑप्शन देखते हैं, और तो यहाँ पे कुछ है नहीं। गवर्नमेंट ब्रिटिश क्लोज द फैक्ट्रीज, नहीं, इट वॉज लेट, भाई बहुत ही प्रॉफिटेबल था उस टाइम पे, बहुत, तभी तो यहाँ पे 3/20 का यहाँ पे रेशो वाला 3 कठिया पद्धति यहाँ पे लेके आया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंडिगो या फिर सिंथेटिक इंडिगो जो था वो यहाँ पे डेवलप कर लिया गया था, और उसका प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे तरीके से होता था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी इनकरेज द अदर यूरोपियन कंपनीज टू ट्रेड ओनली इन टी एंड ओपीएम? राइट आंसर ऑफ 35 इज इट्स सी। क्यों? बिकॉज
द एक्सपोर्ट ऑफ टी वुड बी इन रिच एंड ब्रिटिश टी प्लांटर्स इन इंडिया। देखो मैं सिंपल आपको बताऊंगा, द एक्सपोर्ट ऑफ ओपियम वुड बी ब्रिंग रिटर्न फ्रॉम द चाइनीज सिल्वर। देखो क्या था ना कि यहाँ पे टी की क्वालिटी इंडिया में सबसे बेस्ट थी, और ओपियम जो था ना वो चाइना में बहुत चलता था। ओके, चाइनीज उस टाइम पे पी पा के बेहोश रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओपियम मतलब अफीम। ओके, तो यहाँ पे क्या होता था कि भाई ब्रिटिशर्स ने बोला कि ठीक है, आप जितनी भी अलग अलग यहाँ पे यूरोपियन कंपनीज है, आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ों में ट्रेड करो, जैसे कि अपना इंडिगो हो गया, कॉटन हो गया, स्पाइसेस हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो इन सब चीज़ों में आप यहाँ पे ट्रेड वगैरह करो, लेकिन हमारा यहाँ पे टी और ओपियम के ऊपर एकाधिकार यहाँ पे रहेगा। मतलब इस पे सिर्फ हम ट्रेड करेंगे, और कोई अगर हाथ लगा देगा तो तुरंत वहीं पे मार किया जाएगा खड़े होके। ओके, तो ये चीज़ें थी यहाँ पे, और उस टाइम पर और आज भी टी का बिजनेस सबसे प्रॉफिटेबल था, और ओपियम का बिजनेस भी काफ़ी प्रॉफिटेबल था, बिकॉज ओपियम के बदले में इनको यहाँ पे चाइनीज़ सिल्वर यहाँ पे मिलता था। इसलिए इसका आंसर जो है वो यहाँ पे सी होगा, विच इज़ ए एंड बी बोथ। ओके, ये क्वेश्चन मेरे एक एग्जाम में भी आया था, तो इसलिए मुझे इसका याद है अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द फर्स्ट कॉफी गार्डन प्लांटेड इन बाय द ब्रिटिश। देखो ये कुछ चीज़ें कुछ है यहाँ पे याद रखेगा। ओके, राइट आंसर ऑफ 36 इज इट्स ए, विच इज चिकामांगुलार, चिकामंगलोर। ओके, चिकामंगलोर, हाँ ठीक ही सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, चिकामंगलोर। ओके, बैंगलोर नहीं, मैंगलोर भी नहीं, चिकामंगलोर। ओके, विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ और एग्रीकल्चर इन 1906। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे बोर्ड्स एंड कमीशंस हैं। तो राइट आंसर ऑफ 37 इज इंडिया एग्रीकल्चर सर्विसेज। ओके, तो यहाँ पे इसको ओपन किया गया था 1905 में। क्या हुआ कि जो अपना यहाँ पे लॉर्ड मिंटो था, सॉरी लॉर्ड कर्जन, CURZON, कर्जन जो था यहाँ पे, उसने 1905 में इसका यहाँ पे डिसीजन लिया कि भाई हम यहाँ पे एक इंडियन कल्चरल सर्विस यहाँ पे बनाएंगे। ओके, उसके बाद फिर इसका ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद यहाँ पे 1906 में लॉर्ड मिंटो ने बोला, लॉर्ड वर्ड हटाओ यार, लॉर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई बहुत बड़ा राजा नहीं था ये सब, MINTO, मिंटो सेकंड ने इसको बोला कि ठीक है भाई हम इसको बनाएंगे, और 1906 में इसको यहाँ पे बना दिया गया था। और इसके थ्रू यहाँ पे अलग अलग जो गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी, उसको यहाँ पे हम लोग, ये लोग रिकमेंडेशन देते थे कि भाई किस तरीके का आपको ज़मींदारी सिस्टम लेके आना है, एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म्स करना है, कौन कौन सा रिसर्च यहाँ पे करना। तो ये बेसिकली उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया करती थी। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, रेस्ट जितना भी 3 चीज़ें आप प्लीज़ इसको मतलब जाके पढ़िएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू द फर्दर ग्रोथ ऑफ रूरल पॉवर्टी बिकॉज द पीजेंट। राइट आंसर ऑफ 38 इज इट्स गॉट unremunerative price for his produce, was exploited by the merchant, and the middleman had to accept fixed price for his produce, was left with no money to buy food grains and during the famine and other। यहाँ पे जितने भी मर्चेंट्स थे, जितने भी यहाँ पे अदर मिडल मैंस जो थे यहाँ पे, यानी कि ज़मींदार वगैरह थे या फिर जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनके द्वारा इनको काफ़ी यहाँ पे परेशानियाँ, मतलब एक्सप्लॉइट इज़ द बेस्ट वर्ड यहाँ पे है। इस एक्सप्लॉइट वगैरह इनको परेशान किया जाता था, इनसे टैक्स वगैरह काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे लिया जाता था, और इनके पास बेचारा खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो पॉवर्टी है वो आज का दिया हुआ नहीं है, वो बहुत पहले से यहाँ पे चलता आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एंसेस्टर्स वॉज एक्सप्लॉइड बाय आवर ओन पीपल, बिकॉज मिडिल मैन जो थे वो ब्रिटेन से नहीं आए थे, वो ज़मींदार इंडिया के ज़मींदार थे। ओके, तो हम अपने बर्बादी के लिए कहीं ना कहीं खुद जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th century वॉज। राइट आंसर 39 इज, देखते हैं क्या क्या यहाँ पे है, द इंक्रीज एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। बिल्कुल ऐसा नहीं था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट को कभी भी यहाँ पे कह सकते हो कि प्रमोट नहीं किया गया। ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, 1 या 2 फैक्ट्रीज थी, मैक्सिमम 5-6 होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं थी। ओके, और कोई उतना फैक्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया तब तक जब तक यहाँ पे अपना 1920 के, मतलब जब तक यहाँ पे जो अपना नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ तब तक यहाँ पे कुछ नहीं था। उसके अलावा फिर अपना स्वदेशी मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तब थोड़ा बहुत यहाँ पे जो अपना इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, वो यहाँ पे देखने को मिला इंडियंस का। ओके, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये एक सही है। रैपिड इंक्रीज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, नहीं, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, इंडिया एग्रीकल्चर। Next question is what is the period of first phase or mercantile phase of British colonialism? Right answer of 57 to 13, हाँ ये रहा 1757 प्लासी,
प्लासी वॉर हुआ था 1813, इसका मुझे कुछ पता नहीं इतना। ओके, तो यहाँ प्लासी आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पर जो अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसका यहाँ पे काफ़ी सरप्लस इनकम रेवेन्यू यहाँ पे देखने को मिलता था। ओके, उससे ये क्या करते, देखो जो भी इनके पास रेवेन्यू होता था वो यहाँ पे इंडिया से ही, मतलब इंडियन से ही इनका रेवेन्यू आता था, और एक्स्ट्रा रेवेन्यू आने पे वो इंडियन गुड्स को, जो भी यहाँ पे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट बन रहा है, लूम क्लोथ जो भी बन रहा है, वो यहाँ पर से उठा करके इंग्लैंड और अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में जाके बेचा करते थे, और फिर उससे भी यहाँ पे वो पैसे कमाते थे। ओके, तो इसका ये फर्स्ट फेज बोला गया। ओके, सेकेंड फेज जो है वो 18, यहाँ पे दिया हुआ नहीं ऑप्शन में, 1813 से लेकर के 1858 तक, 1858 तक यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि अपना 1857, मतलब कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद। ओके, यहाँ पे देखने को मिलता है, जब यहाँ पे रानी का चार्टर जब यहाँ पे आ जाता है उसके बाद देखने को मिलता है। ओके, इसमें फ्री ट्रेड देखने को यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, साथ ही में जितने भी यहाँ पे ब्रिटिशर्स के मैन्युफैक्चर गुड थे वो इंडिया में आ जाते थे। ओके, मतलब बाहर की चीज़ें अब इंडिया में यहाँ पे आने लगी थी सेकेंड फेज़ में, फर्स्ट फेज़ में ऐसा नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड। सो राइट आंसर ऑफ 41st इज इट्स बी विच इज 1813। ओके, तो जो यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली था वो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। अब 1813 में ऐसा क्या हुआ कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली है ट्रेड में से वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे चार्टर आ गया था, चार्टर की स्पेलिंग क्या होता है, ER होगा ना, चार्टर ऑफ 1813 यहाँ पे आ गया, जिसके कारण ये बताया गया कि भाई अब आप लोगों का जो यहाँ पे ट्रेड का जो मोनोपोली है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है 1813 में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि भाई हमें अभी भी क्या चाहिए, हमें अभी भी यहाँ पे टी और ओपियम क्या पूरा यहाँ पे एकाधिकार, यानी कि अभी भी हम लोग यहाँ पे चाय और अफीम के ऊपर पूरा यहाँ पे मोनोपोली बना के रखेंगे, कोई इसमें दिक्कत हुआ तो अगेन वही डंडा निकाला जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा कट गया है। इन द 19th century India was converted into a classic colony by converting her dash। तो राइट आंसर ऑफ 42nd इज इट्स देखते हैं क्या है, अ प्रोसीजर ऑफ रॉ मटेरियल टू फ्यूज ब्रिटिश इंडस्ट्री, ठीक है, एन इम्पोर्टेड एंड ऑब्जर्व्ड ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्ड गुड, ठीक है, अ फर्टाइल ग्राउंड कंपेयर बी, डी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात की जा रहा है और ब्रिटिश इंडस्ट्री की बात की जा रही है, साथ में यहाँ पे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर गुड्स अब यहाँ पे आ गए थे, कौन से, ब्रिटिशर्स के। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई अब आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब 1813 के बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो अपना इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर गुड्स हैं वो यहाँ पे इंडिया में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। उसके बाद से जो इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, लोकल हैंडमेड जितनी चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट जो बनाते थे हम लोग, वो ख़त्म होने लगा था। ओके, मोनोपोली हमारी ख़त्म हो गई थी एक तरीके से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल इन इंडिया। राइट आंसर ऑफ 43rd इज, देखते हैं, रूइन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये हो गया था, रूइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन ट्रेड, ठीक है, फ्यूडलिज्म नहीं हुआ था, ये एक अच्छा हुआ कि ये नहीं हुआ। ओके, इंडियन फ्यूडलिज्म का यहाँ पे सीधा मतलब हुआ, पहले मैं इसको टिक कर देता हूँ, हाँ, इंडियन फ्यूडलिज्म का मतलब हुआ कि यहाँ पे एक हायर रैंक का यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, इसके नीचे यहाँ पे कई सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, काम कर रहे हैं फॉर मनी, लैंड एक्सेट्रा, ओके, फॉर बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस। ओके, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे काम कर रहा है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे इंडियन फ्यूडलिज्म बोलते हैं। ओके, सिंपल वे में अगर बताया जाऊँ तो अ सिस्टम इन विच पीपल वर गिवन लैंड एंड प्रोटेक्शन बाय पीपल ऑफ हायर रैंक एंड वर्क एंड फॉट फॉर देम इन रिटर्न। ओके, वो उन लोगों के लिए काम भी करते थे ये लोग, और साथ में इनके लिए यहाँ पे लड़ाई भी करते थे, फाइटिंग। ओके, इसी को यहाँ पे बोलते हैं। ओके, यहाँ पे हमें सामंती व्यवस्था, एकता व्यवस्था, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, सामंती मतलब वही था, सामंती, एकता, जो पढ़े हैं उनको पता है। ओके, जो पढ़े नहीं है भाई उनका थोड़ा दिक्कत होगा कि भाई क्या मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द स्टैपल कमोडिटी ऑफ एक्सपोर्ट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ 18th century वर। राइट आंसर ऑफ 44th इज इट्स रॉ कॉटन, ऑयल सीड एंड ओपियम, नहीं,
शुगर, जिंक, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, ओल्ड स्पाइस, कॉटन, सिल्क, सॉल्ट, पीटर, ओब्रियम। बहुत सही आंसर ये वाला है, गलत हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे बेसिकली देखो 44th में क्या बता रहा है कि यहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटी 18th सेंचुरी में यहाँ पे बंगाल से यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता था। ओके, तो यहाँ पे कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं आएगा, सॉल्ट पीटर मतलब जूट, ओपियम, ये सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पे काफ़ी प्रॉफिटेबल थी, इसलिए इसको यहाँ पे चुरा करके ये लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉलोनियल इकोनॉमी इज नॉट करेक्ट। राइट आंसर ऑफ 45th इज, इट्स, देखना पड़ेगा, इज नॉट करेक्ट है ना, ठीक है। द ब्रिटिश प्रेजेंस इनहेबिटेड इंडिजीनियस कैपिटलिज्म, सही है। लेजी फियर एक्टिविटी प्रमोट इन द इंडिजीनियस कैपिटलिज्म। द वाइट कलेक्टिविटी मोनोपोली केम अर्लीस्ट एंड रिमेन मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत सही है। द बॉम्बे hinterland was difficult to penetrate because before the construction of railway, ये भी सही है, ये बी गलत है। ओके, मतलब बी का, जिस क्वेश्चन का आंसर सही बी है। ओके, लेजी फेयर एक्टिविटी it was not promoted in indigenous capitalism। ओके, चीज़ें समझ में आएंगी तब जब आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ोगे तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। राइट आंसर ऑफ 46 इज, देखते हैं क्या है। इट वॉज स्टार्टेड इन 1813, अच्छा, extending the trade monopoly of East India Company to speed up their process। right answer of C is, it's both A and B, बिल्कुल सही है। ओके, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में यहाँ पे बोला गया है। 1830 चार्टर आया था, उस टाइम पे शुरू हुआ था, उसके अलावा स्पीड अप, हाँ सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच प्लेस डिड द कोवासीजी नाना बॉय दावर सेट अप इट्स फर्स्ट कॉटन मिल इन 1853। राइट आंसर ऑफ 47th इज, इट्स ए विच इज बॉम्बे, बॉम्बे में शुरू किया था। रीजन इज दैट कि बॉम्बे का जो एरिया है ना, वहाँ पर से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट आराम से कर सकते हो। ओके, इसलिए यहाँ पे किया गया था। उस टाइम पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी काफ़ी फेमस भी था, जनसंख्या भी ठीक ठाक थी, और वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स हमें चाहिए थे, जो एक इकोसिस्टम जो था वो वहाँ पे बिल्डअप हो चुका था ट्रेड एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the only European country which did not prohibited or imposed heavy duty on the import of Indian cotton goods was। so right answer of 48th is Holland, Dutch। अपना सब बेच बाज के चले गए थे, तो कहाँ से इनके ऊपर कुछ होगा। ओके, इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, होलैंड वालों ने इंग्लिश पीपल का यहाँ पे या फिर ब्रिटिशर्स का यहाँ पे साथ दे दिया था, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा यहाँ पे जो हैवी ड्यूटीज़ था उसके, मतलब जो टैक्स वगैरह था, ट्रेड ये सब जो था, उसमें हल्का सा इनको छूट मिल जाता था। ओके, इसमें यहाँ पे होलैंड प्लीज़ याद रखिएगा। ओके, कि भाई होलैंड के ऊपर यहाँ पे कॉटन गुड्स के ऊपर, इंडियन कॉटन गुड्स के ऊपर कोई भी यहाँ पे चार्जेस वगैरह नहीं थे, कोई भी यहाँ पे हैवी ड्यूटी या फिर फाइन वगैरह नहीं लगता था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन 18th सेंचुरी इन बंगाल वॉज। राइट आंसर ऑफ 49th इज, इट्स हाई टैरिफ रेट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटेन। ओके, यही आंसर है इसका, सी। बाकी क्वालिटी भाई बहुत सही था। नॉन अवेबिलिटी, ये गलत है, ये भी गलत है। नॉन अवेबिलिटी ऑफ फ्राड्समैन, भाई लोग बहुत वेले बैठे रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, यहाँ तक चाहिए हमें। वन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द second half of 19th century was establish of a large scale machines based industry in India। अच्छा, next, the first textile mill was started in Bombay by Kausji, ये सही है। 63 they were first by Sirjaz in Bengal। ओके, यही था, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो ये अपना ये 1853 में किया था इन्होंने ना, ऊपर हमने भी पढ़ा था 1853 में इन्होंने यहाँ पे शुरू किया था, तो इसलिए ओनली वन होगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे वॉज स्टार्टेड इन द रीजन ऑफ विच गवर्नर जनरल। राइट आंसर ऑफ 51 इज, इट्स लॉर्ड डलहौजी, बी। ओके, विच थिंकर बॉम्बे टू थाने। ओके, next question is, which thinker has told the railway system of India as a forerunner of modern industry। so right answer of 52 is, it's Karl Marx। जो अपना ये रेलवे सिस्टम है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, माइग्रेशन के लिए, इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए।
ये और भी इसमें कई सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे जो रेलवेज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे 14 से 18 लाख लोग अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं एज अ रेलवे एम्प्लॉय। इतने सारे लोगों को यहाँ पे मिला हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, नौकरी मिली हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी इंडिया में हरियाणा एक ऐसा स्टेट बन गया जिसने पूरे हरियाणा में मतलब रेलवे को मॉडर्नाइज कर दिया या फिर इलेक्ट्रीफाइड कर दिया। मतलब वहाँ जितनी भी ट्रेनें चलती हैं सब इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, कोई भी यहाँ पे डीजल वगैरह से नहीं चलता या फिर कोयले से नहीं चलता। अभी भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे डीजल और कोयले से यहाँ पे ट्रेनों को चलाया जाता है बिकॉज लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एरिया। ओके, तो दिस इज द आंसर। Next question is Lord Dalhousie planned for the construction of network of railway in India in order to. So right answer of 53rd is, देखते हैं क्या होगा, easy procure and export raw material for the interest of India for export, provide a profitable channel of British investment in British capital, provide cheap and easy mean of transport in India. मकसद उनका था ये वाला, ये था ही नहीं, ये अभी का मकसद है। प्रोवाइड चीप एंड इजी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ये अभी का है, जो प्रेजेंट इंडिया है ना, ये अभी मतलब 2023 है ना, ये अभी का यहाँ पे है कि भाई हम लोग अपने यात्रीगण को जितना भी मतलब चाहे उतना सुख सुविधा यहाँ पे चलाएं। वंदे भारत हो गया, लेकिन जो कॉमन पीपल है, जो जिसमें मतलब इंडिया में जो यहाँ पे जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वो यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जिनको लोकल ट्रेन्स बहुत पसंद है, तो वो कह सकते हो कि वहाँ पे चीप एंड इजी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी का नाम जुड़ चुका है, तो इसलिए इसका ए और बी होगा, यानी कि इसका सी आंसर यहाँ पे आराम से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द रेलवे इन इंडिया इन ऑर्डर टू, राइट आंसर ऑफ 54th इज सॉरी, देखते हैं, प्रमोट हैवी इंडस्ट्रीज इन इंडिया, हैवी इंडस्ट्री कहाँ से हो जाएगा, फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, देखते हैं, मूव फूड स्टफ इन केस ऑफ फेमाइन, इनेबल इंडिया टू मूव फ्रीली विद इन द कंट्री, ये था नहीं, इससे उनको कोई मतलब नहीं था कि भाई फेमाइन आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, कोई उल्का पिंड आ रहा है, उससे कोई उनको मतलब नहीं था। उनको मतलब था किस चीज़ से, इससे मतलब था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ इंडिया वॉज ऑपरेशनलाइज्ड इन 1853 बिटवीन, राइट आंसर ऑफ 55th इज, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, बॉम्बे टू थाने। ओके, ये याद रखिएगा और ये याद रखिएगा, और साथ में किसके टाइम पे हुआ था, किस बेवकूफ़ के टाइम पे हुआ था, वो बेवकूफ़ का नाम है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज स्टार्टेड इन वेस्ट बंगाल बिटवीन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर WB, मतलब जो वेस्ट बंगाल का जो PCS है या फिर वेस्ट बंगाल में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हावड़ा टू हुगली, एक हावड़ा है और एक हुगली नदी है। ओके, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, हावड़ा ब्रिज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ रेलवे इन कॉलोनियल इंडिया। ओके, विच वॉज नॉट अ फीचर ना, ठीक है, देखते हैं। द मेन पर्पस ऑफ सेटिंग अप रेलवे इन इंडिया वॉज टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ एम्पायर, ये तो एक ही बार में पूरा लाइन ही समेट दिया, मतलब जितना इसमें उनको काम सबको समेट दिया। ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट वर इन्वाइटेड बाय 15% गारंटी इंटरेस्ट इन द पे टू द इंटरेस्ट ऑफ फॉर इंडियन रेवेन्यू, ये भी सही है। द कंस्ट्रक्शन वर्क डिस्टर्ब इकोलॉजी, ये क्या होता है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ आज भी इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे वॉज प्लान्ड इन अ सच वे दैट इट वॉज कनेक्टेड टू द इंटरनल मार्केट विद द पार्ट बट प्रोवाइड नो इंटरकनेक्शन बिटवीन इंटरनल मार्केट सिटी, सी द राइट आंसर। ये पता नहीं क्या इकोलॉजी वगैरह दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे। भाई हम लोग तो यहाँ पे अभी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के ऊपर बात भी कर रहे हैं, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द टर्म imperial preference was applied to, right answer of 58th is special privilege on British import in India, सीधा first answer is the right answer, 1999 IAS pre। okay, racial discrimination by Britishers, subordination of Indian interests to the that of the British, preference given to the British political, नहीं, बाकी ए इसका आंसर सही है। ओके, देयर वॉज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ, राइट आंसर ऑफ 59th इज absence of heavy industry, scarcity of foreign capital, scarcity of natural resources, preference to the rich and invest land, ये नहीं चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास आज भी भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि मतलब हम बता नहीं सकते, लेकिन
कुछ लिमिट होता है, लिमिट के हिसाब से हमें यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना होता है, ओके, या फिर यूज़ करना होता है। स्कार्सिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल, फॉरेन कैपिटल तो भाई था ही, भाई फॉरेन कैपिटल कौन लेगा, एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ओके, हैवी इंडस्ट्रीज ही नहीं था, हैवी इंडस्ट्री रहेगा तब ना जाके वो सेकेंडरी और जो प्राइमरी है उसके ऊपर भी फोकस होगा, ओके, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रायर टू द 1813 विच अमंग द फॉलोइंग मेजर्स वाज नॉट अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश टू एक्सप्लॉइट द इंडियन इकोनॉमिकली, सो राइट आंसर ऑफ 60 इज मोनोपोलाइजेशन ऑफ ट्रेड ऑफ रॉ गुड मटेरियल्स पॉसिबल सेलिंग दम इन द हाई ट्रेड, नहीं, खत्म हो गया था मोनोपोली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्सिंग इंडिया क्राफ्टमैन टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इन फिक्स क्वालिटी एंड फिक्स प्राइस, वो बोल रहे थे कि भाई सीधा आप अपने इंडियन क्राफ्टमैन को बोलो कि प्रोडक्शन बंद करे अपना। फ्री ट्रेड पॉलिसी, सही है। एलिमिनेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर फ्रॉम द कंपटीशन बाय एवरी मीन्स, ये गलत है। अगर ऐसा कर देते तो फिर क्राउन का आदेश आ जाता कि ये क्या कर रहे हो आप, इतना भी नहीं करना है, मारने आए हैं थोड़ी ना तड़पाने आए इस तरीके से, ओके। Which of the following statement correctly explain the impact of industrial revolution on India during the first half of 19th century? So right answer of 61st is it's A, which is Indian handicraft were ruined. सीधा आंसर है, okay. Next question is which one of the following observation about India during 18th century is incorrect? So right answer of 62nd is it's देखते हैं in this period Indian industry was agriculture product and steered by the outside market of the country, while sea trade was expanded over the land through the Afghanistan, Persia. Constant warfare and disruption of law and order may area harmed at the country internal trade. From 1757 began the special phase of company trade from the Bengal called RP that period. हाँ ये सही है, AD. Which one of the following commercial center decline after mid 18th century? So right answer of 63rd is it's C, which is ढाका, ढाका में हुआ था, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिटिश कॉलोनिज्म इन इंडिया saw the emergence of new city like Calcutta, now Kolkata, was one of the first city which of the following villages were amalgamated to form the city of Calcutta? So right answer of 64th is ये वाला यार, कालीकटा, गोविंदपुरा एंड सुतानुती, ओके। ये तीन अलग अलग यहाँ पे विलेजेस को यहाँ पे खाली करा करके ही यहाँ पे कैलकाटा शहर की यहाँ पे स्थापना किया गया था, ओके। नेक्स्ट चले आते हैं, जल्दी इसको अब जल्दी करेंगे बिकॉज काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है ऑलरेडी, ओके। Silk route are a good example of vibrant and pre-modern trade and cultural link between distant part of the world. Which one of the following was not the following true about Silk route? So right answer of 65 is it's C, which is Silk route existed before the Christian area and thrive most. ऐसा कुछ नहीं था, ओके, अभी कुछ दिन पहले ही बना है, ठीक है। How next question is how did the industrial revolution in England affect the British company relation with India? So right answer of 66 is the company began to export raw material from India instead of the finished good as well as was done earlier, okay. यहाँ पे हम लोग finished good यानी कि already ready-made items की यहाँ पे बात कर रहे हैं, okay. The main empathy of the administrative machinery of British government in India during 1757 to 1857 was placed on the maintenance of law and order. By this, the British desire to, right answer of 67 says, carry on their profitable trade and collect tax to remains to England. सीधा आंसर, इसके अलावा और कोई उनका यहाँ पे मकसद नहीं था। Statement 1, the private trader of the East India Company official in the 18th century had flowered with the indirect patronage of authority of the company. So second देखते हैं, the extra legal power enjoyed by foreigner merchants and the duty free nature of their private trade virtual edge and the indigenous merchant out of the competition. Right answer of 68 is दोनों ही सही है यहाँ पे, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों स्टेटमेंट में, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। थोड़ा सा मेरा माइक हल्का प्रॉब्लम हो गया, हाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन 1813 द ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर वाज रिन्यूड आफ्टर 20 ईयर। सही है, 69 का ये पहला ऑप्शन, पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पे सही है। ओके, द लॉन्ग स्टैंडिंग बैन प्रोहिबिशन ऑफ द मिशनरी वाज रिमूव्ड एंड द ब्रिटिश ऑफिसर्स allow a rapid penetration of Christian missionaries organized into company territory। बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने अपने मिशनरीज को यहाँ पे भेजा था। ओके, an annual 10,000 euro expenditure of government fund for education was allotted within the new charter of India। इसको 1 लाख बोल सकते हैं आप, 1 लाख रुपीज़। ओके, 1 लाख रुपए यहाँ पे इंडियन एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे खर्चा करने के लिए कहा था। इसके अलावा और भी इस चार्टर में यहाँ पे चीज़ें आई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया इन इंग्लैंड। राइट आंसर ऑफ 70 इज, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुई है। कॉटेज इंडस्ट्री वॉज रिप्लेस्ड बाय द फैक्ट्री सिस्टम फॉर द प्रोडक्शन यूजिंग मशीन। सही है। इट वॉज लेड टू द ओवर पॉपुलेशन ऑफ विलेज। गलत है, ओवर पॉपुलेशन ये, ओके वेट अ सेकेंड। ओके, इट लेड टू द इमरजेंस ऑफ वर्क क्लास मूवमेंट। Consider the following statement: economic affair did not dominate civil life in India in the 18th century. Indian mercantiles community showcased great spirit of enterprises. The Nani system was prevalent in India like medieval European industrial organization। इसका याद देखो, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, सीधा बात है। ओके, assertion and reasoning: within a half century of the battle of Plassey the phenomenal prosperity of Bengal suffer a serious setback। सही में 7 ऐसा कभी हुआ था? the manufacture of cotton goods हाँ ऐसा हुआ था यार। the manufacture of good export and most imported items of export from India enormously increased the other part of India while declining in Bengal। ये भी सही है, राइट आंसर दोनों यहाँ पे सही है और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बेस्ट है। ओके, इसका आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये होगा। नेक्स्ट इज विद द रेफरेंस टू द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, 73rd, ठीक है। द प्रोसेस वॉज स्टार्टेड इन, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अबॉलिशन ऑफ मोनोपोली ट्रेड, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर made an attempt to eliminate the pre-capital income of India। So right answer of 47th is Dada Bhai Nauroji, बहुत important person। Okay, next question is who is the exponent of the theory of economic drain of India during the British rule। So right answer of 75th is, it's A, which is Dada Bhai Nauroji। Okay, who remarked in 1837 that the bones of cotton weaver are breaching the plains of India। So right answer of 76th is, it's B, which is William Bantic। इसने सती सिस्टम को और भी कई सारे यहाँ पे सिस्टम्स जो थे हमारे यहाँ पे कुरीतियाँ, उनको यहाँ पे इसने अबॉलिश किया था। ओके, who among the following leader did not believe in the drain theory of Dada Bhai Nauroji। So right answer of 77 is C, it's D, which is Sir Syed Ahmad Khan। ओके, इन्होंने यहाँ पे कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पे इन्होंने स्टैब्लिश किया था फॉर द एजुकेशन ऑफ मुस्लिम पीपल। ओके, बहुत बढ़िया इंसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सो कॉल्ड होम चार्ज इन द ब्रिटिश इंडिया। सो राइट आंसर ऑफ 78th इज, इट्स बी, विच इज चार्जेस फॉर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ये लास्ट पेज यहाँ पे है। विच हु ऑफ द फॉलोइंग वर इकोनॉमिक critics of colonialism in India। So right answer of 79th is, it's D, which is 1, 2 and 3, जो कि इसको यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया गया। दादा भाई नरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर एंड RC दत्त। ओके, दादा भाई नरोजी argue that what was being drained out was potential surplus that could generate more economic development in India if invested in India। Okay, statement second, imperialistic belief that India was brought into the large capital world market and that was in itself a progress toward modernization। The right answer of 80 is, ये सही है। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे सही बात है कि जितना पैसा यहाँ पे इंडिया से बाहर लेके जाया गया, अगर वो इंडिया में ही अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता तो अभी का इंडिया का जो मतलब इकोनॉमिक था वो काफ़ी यहाँ पे अच्छा खासा हो जाता। तो कहीं ना कहीं दादा भाई नरोजी की जो बात थी वो यहाँ पे 110% यहाँ पे सही थी। ओके, ये नीचे वाला गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द, अरे ठीक है, असर्शन. जनरली इंडिया हैज़ अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. द ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म ऑफ अनरिक्विटी एक्सपोर्ट. तो राइट आंसर ऑफ 81st इज, दोनों ही यहाँ पे सही है. रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पे काफ़ी सही था. रीज़न इज़ दैट कि हम लोग एक ऐसी जगह पे हमारा कंट्री सिचुएटेड है जहाँ पर ट्रेड बैलेंस हो पाना काफ़ी आसान है. यहाँ पे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है और इंडियन ओशियन है, जिसके कारण जो ट्रेड है वो काफ़ी आराम से यहाँ पे हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे जो वेल्थ है वो यहाँ पे ड्रेन होता रहा और हम लोग कुछ कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ आर फैमिली प्रॉब्लम्स. ओके, हम लोग अपने में ही थे, लोन देना है, लोन भरना है, पे कर्जा उतारना, ये सब यही सब रहता गया. ओके, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हमारे अंदर थोड़ा सा मतलब हम लोग को पता चला कि भाई हम लोग के ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, तब जाके हमने 1857 की यहाँ पे क्रांति की. वो भी अपने देश के लिए नहीं बल्कि अपने अपने इंटरेस्ट के लिए हम लोगों ने किया था. बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें अपना देश बनाना था, तो वो काफ़ी सही मूवमेंट था. ओके, 1857 के बाद भी मतलब बाद ही ये बात चल पड़ी थी कि अब देश बनाना है, काम ख़त्म करना है. ओके, कोई भी नौटंकी नहीं होगा अब. कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ओके, 82 है ना, ठीक है. प्लंडरिंग, अच्छा इवेंट्स बताना है ना. प्लंडरिंग ऑफ बेगम ऑफ अवध, ठीक. द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन बंगाल, अच्छा ये सबसे लास्ट होगा बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम आ गया था ड्यूरिंग ऑफ इंडिया, ठीक है. ड्रेन, यार इसका होगा पहले ये बिगिनिंग ऑफ द ड्यूल गवर्नमेंट. परमानेंट से ठीक है. प्लॉन्ड्रिंग ऑफ, ठीक, इसका आंसर ए होगा. ओके, पहले यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया ये शुरू यहाँ पे हुआ. उसके बाद यहाँ पे ड्यूल गवर्नमेंट का यहाँ पे मतलब बात हुआ भाई बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंटशिप, जिसमें जो अपना इकोनॉमी था वो ब्रिटिश देखते थे और एडमिनिस्ट्रेशन था वो यहाँ पे नवाब देखते थे. ओके, इसके अलावा अगर बात देखा जाए आगे, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन बंगाल, ठीक. इसके बाद फिर बंगाल में ये लैंड रेवेन्यू, लैंड सेटलमेंट सिस्टम यहाँ पे लेके आया गया जिसको हम बोलते हैं जमींदारी सिस्टम. प्लाउंडरिंग ऑफ बेगम ऑफ अवध, ये चीज़ें अलग है, ये अजीब ही थी, ठीक है. हाँ, बेगम हजरत महल, समथिंग लाइक दैट. With the reference to the period of colonial rule in India, home charge formed an important part of drain of wealth from India. Which of the following fund constituted home charge? So, right answer of 83 is fund used to support the Indian office in London. ठीक है. Fund used to pay salaries and pensions to the British personnel engaged in India. ठीक है. Funds used for waging, okay. Fund used for waging war outside India by Britishers. all of the above. यहाँ पे बेसिकली फंड्स के बारे में बोल रहा है, कहाँ कहाँ हमारा वेल्थ कहाँ यूज़ किया गया, तो यहाँ पे तीनों में यूज़ किया गया था. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाउन प्लानिंग इन ब्रिटिश इंडिया इन अर्ली 19th century इज करेक्ट. राइट आंसर ऑफ 84th इज, देख लेते हैं. द फंड फॉर टाउन इम्प्रूवमेंट वर ऑल्सो रेज थ्रू पब्लिक लॉटरीज, सही है. द थ्रेटर्स ऑफ एपिडेमिक गिव एन impetus to the town planning in the early decades of 19th, सही है. both A and, हाँ ठीक. A famine of 19th century which has been described as a sea calamity was a famine in, right answer of 1505 is C, which is Orissa, 1866 to 67. Next question is which of the following statement is correct? The first strike organization by Indian working class is 1990, सही है. ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस स्पेशल ऑर्डर ऑफ किंग नाइटहुड टू इंडियन प्रिंसेस इन 1681, बिल्कुल ये भी सही है. ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप फर्स्ट इंडिगो प्लांटेशन इन 1770, ये भी सही है. ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच्ड? ओके, द पिट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट एंडेड, कंपनी मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ इंडियन एंडेड. Charter Act, company have taken over the government to regulate the company affairs. Okay, कंपनी नहीं यार, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, पहले हटा देते हैं सब. ये सही, ये गलत है मेनली, कि मतलब रॉन्गली पूछा गया तो ये आएगा. ठीक है, ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है, बाकी सही है.
ओके, बाकी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द लास्ट वन, ये लास्ट क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फेमाइन ऑफ 1876-78 इन मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, वेस्ट उत्तर प्रदेश, पंजाब इज कंसीडर्ड द वर्स्ट फेमाइन इन इंडियन हिस्ट्री। देखना पड़ेगा, सही बोल रहा है, सही था, हाँ सही है। द दादनी मर्चेंट कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ द राइजिंग मिडिल क्लास इन इंडिया बिफोर बैटल ऑफ प्लासी, ठीक ही लग रहा है, सही तो है शायद। द INC adopted the resolution creating drain of wealth from the Indian annual session held in the Calcutta, सही है। all of these, हाँ सही है। दिस इज़ इट फॉर टुडे, ये आज का यहाँ पे हो गया है। मे बी मैं अगले वीडियो में शायद या तो फिर बायोलॉजी के ऊपर कोई वीडियो आ जाएगा या फिर अगला हिस्ट्री पे ही आएगा, और अगर हिस्ट्री के ऊपर आता है तो वो यहाँ पे पीजेंट्स, ट्राइबल, ट्रेड यूनियन, मूवमेंट के ऊपर मेनली यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है। और अगर बायोलॉजी पे रहेगा तो वो सेल बायोलॉजी के ऊपर होगा। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा लंबा वीडियो आज हो गया।